आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर जो इस समय हमारे सामने आ रही है वो ये कि गलवान घाटी में जो भारत और चीन की सेनाओं के बीच टकराव हुआ था, वहां पर 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। अब तक जो खबर हमारे सामने थी वो 3 की खबर थी, लेकिन 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। सूत्रों के हिसाब से ये खबर हमारे सामने आ रही है और ये वाकई बहुत दुखद भी है और उसके साथ ही एक समूचे देश में उस गुस्से को भी भर रही है कि आखिर जब चीन के साथ हम बातचीत कर रहे थे तो उसे इस तरह की धोखेबाजी की जरूरत क्या थी कि उसने एक छोटी भारतीय टुकड़ी को घेरकर इस तरीके का आक्रमण किया है। भारत और चीन की सीमा पर गोली कभी नहीं चलती है, लेकिन जिस तरह की ये वारदात है, जिस तरह के हथियारों का, पत्थरों का, डंडों का, नुकीली कीलें, तारे लगे हुए डंडों का इस्तेमाल चीन ने किया है, उसकी मंशा पर बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। हमारे साथ पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक जुड़े हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आज का भारत और आज की भारतीय सेना पूरी तरीके से सक्षम है इस तरह की चीजों का जवाब देने के लिए, लेकिन इस समय हमें संयम से भी देखना होगा और देखना होगा कि सरकार कूटनीति, अर्थनीति, सारी चीजों को देखते हुए सैन्य नीति से क्या अपेक्षा करती है। हम उनसे बातचीत अपनी जारी रखें उससे पहले हमारे संवाददाता मंजीत सिंह नेगी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, ये वाकई एक ऐसा झटका है, एक ऐसा सदमा है, एक ऐसी खबर है, एक ऐसा आक्रोश होगा पूरे हिंदुस्तान का कि 20 भारतीय सैनिक हमने गंवा दिए। श्वेता, थोड़ी देर बाद सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि भी होने वाली है, लेकिन ये खबरें लगातार सुबह से आ रही थी कि काफी बड़ी संख्या में हमारे सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि चीन को भी काफी ज्यादा, चीनी सेना को नुकसान, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। उनकी भी काफी कैजुअलिटीज हुई हैं, नंबर अभी मालूम नहीं है। लेकिन भारत का जहां तक नुकसान का मामला है, इस बात की, क्योंकि चीन ने एक तैयारी के साथ इस हमले को अंजाम दिया, एक साजिश के तहत हमले को अंजाम दिया, क्योंकि एक तरफ बातचीत की बात की जा रही थी, अलग अलग पॉइंट्स पर लोकल कमांडर के बीच लगातार बातचीत चल रही। चीन खुद बातचीत को आगे बढ़ाने की बात कर रहा था और उसी बातचीत के दौरान तो उन्होंने पीछे से काफी तैयारी की। जैसे कि हम लगातार बताते जा रहे थे कि चीन ने अपने तरफ काफी बड़ी संख्या में और बड़े हथियारों के साथ अपनी तैयारी की थी। और कल जब ये घटना हुई देर शाम को, लोकल कमांडर स्तर की जब बातचीत हो रही थी, उस दौरान चीन की तरफ से कुछ हरकत हुई। उस हरकत को देखते हुए हमारे जो बिहार रेजिमेंट के सीओ थे अपने जवानों के साथ वहां पर पहुंचे और चीन की तरफ से एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि उसके बाद हमारे जो पीछे से जब बाकी सैनिक पहुंचे उस हमले को नाकाम भी किया गया। लेकिन उस फेस ऑफ के दौरान एक तरह से ये पहला मामला है जब इतनी बड़ी संख्या में हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। कर्नल बाबू बहुत सुलझे हुए अफसर बताए जाते हैं मंजीत, और वो बातचीत के जरिए इस पूरे मामले को सुलझाने का प्रयास भी कर रहे थे चीनी सेना के साथ मिलकर। क्या अगर मैं सैनिकों के बीच जानना चाहूं आपसे, तो आक्रोश बहुत ज्यादा है इस विश्वासघात का? श्वेता, मैं इस वक्त धारचूला, जो कि चीन से लगने वाली दूसरी सरहद है उत्तराखंड, वहां पर हूं और आज पूरे यहाँ धारचूला से लेकर लिपुलेख, जहां पर भारतीय सेना की तैनाती, आईटीबीपी की तैनाती है, देर शाम जब मैं वापस लौट रहा था तो हालांकि यहां पर भी सेना ने चीन के मुकाबले में पिछले दिनों में जो मूवमेंट हुआ है, काफी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया है। तो एक तरह से आक्रोश था। जो कुछ सैनिकों से मैंने बिना कैमरे की बात करने की कोशिश की, उनका कहना था कि अब बहुत हो चुका है, इसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। तो ये एक सेंटिमेंट भारतीय सेना का और यहाँ पर जो खासतौर से सरहद से जुड़े लोग हैं उनके बीच में निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। और अब जब इस खबर की पूरी तरह से पुष्टि होने के बाद सेना की तरफ से एक आधिकारिक बयान भी जारी होगा इस पूरे मामले को लेकर, कितने हमारे सैनिक घायल हुए, कितने शहीद हुए हैं। तो ये, क्योंकि हम लगातार श्वेता एक बात कहते रहे हैं कि चीन के साथ कम से कम ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक ऐसी सरहद है जहां पर बातचीत से बात होती है, ज्यादा से ज्यादा धक्का मुक्की तक ही बात होती है। अभी तक गोली नहीं चली, लेकिन अब लोगों को ये लगता है या जो सैनिक है उनको ये लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। चीन ये भाषा शायद नहीं समझता है, उसको उसी की भाषा में जवाब देना होगा। जी मंजीत, थोड़ी देर के लिए मैं रोकना चाहूंगी आपको, चूंकि इस समय न्यूज एजेंसी एनआई की तरफ से यह खबर आ रही है कि चीन के 43 से 45 सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। इनमें बड़ी तादाद उन चीनी सैनिकों की है जो मारे गए हैं। चीन की तरफ से अभी पुष्टि, दरअसल भारत में खबर चलने के बाद ही वहां से कोई पुष्टि आ रही है। तो आपको बता दें पहले कि ये जो झड़प हुई थी भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच, उसमें न्यूज एजेंसी की तरफ से खबर ये आ रही है कि चीन की तरफ से भी 45
सैनिक बुरी तरीके से घायल हुए हैं और उनमें से बड़ी तादाद में मारे भी गए हैं। जनरल वीपी मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल मलिक, अगर हम भारत के रुख को देखते हैं, भारत हमेशा क्लैरिटी रखता है, चाहे हम करगिल युद्ध की भी बात करें, वहां पर हम हमेशा क्लियर रहे। पाकिस्तान अपने सैनिकों को छोड़ जाता था जिन्हें दफन हमें करना पड़ता था, लेकिन चीन भी इसी तरीके से सेंसरशिप पे काम करता है। वो अपनी गलतियां, जैसे जो 5 चीनी सैनिकों के मरने की बात आई, वो भी चीनी सरकार की तरफ से नहीं बल्कि वहां की ऑफिशियल मीडिया ने अपनी तरफ से इस बात को स्वीकारा कि 5 मारे गए हैं, क्योंकि उस समय तक भारत की तरफ से 3 का फिगर दिया गया। क्या हम समझे बहुत डिसेप्टिव नेवर, एक बहुत डिसेप्टिव पड़ोसी के साथ, एक दुश्मन के साथ हम डील कर रहे हैं यहां पर, जो अपने कैजुअल्टी का आंकड़ा भी हमें सही तरीके से नहीं देगा? देखिए, मेरा विश्वास रहा है चीन के साथ में बातचीत का कि हमको उनकी कहनी पर नहीं जाना चाहिए, उनकी करनी पर जाना चाहिए। और 1900 ये तो मैं देखता आ रहा हूँ कि जब से हमारी 1962 की लड़ाई हुई है, उसके बाद में चाहे जिस भी लेवल के ऊपर हमने आपस में बातचीत की है, तो उनकी कहनी जो रही है अलग अलग रही है। 5 हमने एग्रीमेंट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के ऊपर साइन किए, 22 बार बातचीत हुई स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के लेवल के ऊपर, और कई बार प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लेवल के ऊपर भी बातचीत हुई। लेकिन आप पूरी अगर हिस्ट्री देखेंगे तो उनकी कहनी में और करने में फर्क है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमेशा हमको उनकी करनी पे देखना चाहिए। और अभी भी जो कर रहे हैं, कल तक तो बात ये चल रही थी कि डीएस्केलेशन हो रही है और दोनों फौजें अपनी जगह से पीछे हट रही हैं, और एक ही दिन के अंदर कल रात को इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया कि जिसके बीच में हमारे भी हमको तो मालूम है हमारी कितनी जानें गई हैं, कितने लोग शहीद हुए। उनके बारे में अभी मैं जो भी फिगर देते हैं तो उसको ज़रा पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना पड़ेगा, जब तक और ज़्यादा हमको खबर नहीं आती है। और पर ये दुखद बात है, और उससे इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों तरफ अभी गुस्सा और बढ़ेगा, और इसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। मैं आपको याद कराता हूं कि 1967 में जब नाथुला में लड़ाई हुई थी, तो वहां पर भी तार लगाने की कार्रवाई हो रही थी और स्कफल हो गया था, और उसके बाद में गोलाबारी चल गई, और 4 दिन तक गोलाबारी खूब जोर से चलती रही। तो ये जो हम एक मौका देते हैं दोनों फौजों को आपस में गुत्थम गुत्था करने के लिए, या धक्का देने के लिए, या पत्थर मारने के लिए, वो बात सही नहीं है। और फौज को नहीं जाना चाहिए ऐसे काम के अंदर कि एक दूसरे को वो धक्का दिलाएं। फौज का काम नहीं है, उनको अपनी अपनी जगह के ऊपर रुकना चाहिए, और अगर बातचीत करनी है तो वो पक्की फॉर्मल तरीके से झंडे लगाकर बातचीत करनी चाहिए। ये कई दिनों से जो मुक्का मुक्की हो रही थी, धक्का धुक्कम हो रहा था, ये खतरनाक बात थी, और अगर ये काम चलता रहा तो आगे भी इसका बहुत खतरा है। तो जो भी ये भी फैसला होगा गवर्नमेंट करेगी, और जो हुक्म देगी फौज को, तो उसके लिए तो तैयार रहना चाहिए। लेकिन हमको दोबारा ऐसी हालात में नहीं पड़ना चाहिए कि हम एक दूसरे को धक्का देने के लिए या एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने की नौबत आनी चाहिए। क्योंकि गोली नहीं चलाना बेमानी हो जाता है जनरल मलिक। अगर हम 1993 की बात भी करते हैं, हम उन समझौतों की भी बात करते हैं, तो अगर आप गोली न भी चलाएं लेकिन सामने वाली की अगर आप जान ले रहे हैं, तो फिर तो युद्ध का एक पहलू तो ये भी हो जाता है। कई दफा जब हथियार आपके खत्म होते हैं, गोली बंदूक खत्म होते हैं, तो फिर आप गुत्थम गुत्था की लड़ाई में ही सामने युद्ध का फैसला करना चाहते हैं। तो इसमें अगर चीन एक तरफ कहता है कि चलिए गोलियां नहीं, लेकिन अपने हाथों के जरिए या इस तरह के अजीब औजारों के जरिए अगर भारत पर इस तरह का आक्रमण वो करना चाहता है, तो फिर उस समझौते का मतलब ही क्या रह गया जनरल मलिक हमारे लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि लड़ाई तो हुई नहीं थी, और बगैर लड़ाई के जब हम पीस बात कर रहे हैं आपस में, हम एक दूसरे के साथ में समझौते की बात कर रहे हैं, और उसके बीच में गुत्थम गुत्था क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लड़ाई में अगर हमारे पास हथियार नहीं होते, कामयाब नहीं होते, या एम्यूनिशन खत्म हो जाता है, तो वो हालात दूसरे होते हैं। पर ये जो कल का हालात हुआ है, वो तो बिल्कुल ही अलग जगह, अलग समय में हुआ है, जब हम आपस में एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हमको गुत्थम गुत्था के कार्रवाई में नहीं पड़ना चाहिए,
अपनी अपनी फौज को अपनी अपनी जगह पे रहना चाहिए। बातचीत करने के लिए हमको एक फॉर्मल तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, और जो अभी हो गया है उसका आगे क्या हालत होगा, एस्केलेशन हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो कैबिनेट है, जो उनको डिसीजन लेना है, उनको भी देखना पड़ेगा कि अगर वो एस्केलेशन चाहते हैं तो किस लेवल के ऊपर चाहते हैं। सोच समझ के इसको अगली कार्रवाई करनी पड़ेगी। जनरल वीपी मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और वाकई एक पूर्व थल सेनाध्यक्ष की तरफ से अगर ये कहा जाता है कि हम हर चीज के लिए तैयार हैं और आज हमारी सेना कितनी मजबूत है, तो यकीन मानिए चीन भी इस बात को जानता है। राहुल कंवल हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या सरकार विकल्पों पर विचार कर रही है? वाकई जिस तरह जो चर्चा हम कर रहे हैं कि 20 भारतीय सैनिकों को गंवाना कोई छोटी चीज नहीं है, ये लगभग युद्ध की स्थिति बन गई है। क्या भारत सरकार इस दिशा में इन विकल्पों पर विचार कर रही है इस समय? सेना के आला अधिकारियों से श्वेता हमारी बातचीत हुई है और हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं आपके इस कार्यक्रम पर कि दरअसल कल रात को भारत और चीन की सेना के बीच में हुआ क्या। मैं नक्शों के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। चीन ने वादा किया था 6 जून को कि उनकी सेना ये गलवान पेट्रोल पॉइंट 14 से वापस जाएगी। ये हैं वो दो जो चाइनीज आर्मी के पोस्ट हैं, जो कि गलवान नदी के किनारे किनारे से सड़क आती है, उससे चाइनीज आर्मी आई थी। और जो बातचीत हुई थी भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जो कि इंचार्ज हैं उस कोर के, और जो वेस्टर्न थिएटर कमांड में चाइनीज मेजर जनरल हैं, उनके बीच जो बातचीत हुई थी उसमें तय हुआ था कि डिसंगेजमेंट होगा। कल रात को भारतीय सेना की एक वेरिफिकेशन टुकड़ी, जो कि बहुत छोटी टुकड़ी रहती है, उसको भेजा गया देखने के लिए कि इस पोस्ट के इर्द गिर्द, इस इलाके के इर्द गिर्द जो चाइनीज ने डिसंगेज करना था, क्या उन्होंने किया कि नहीं किया। जब हम वहां पे पहुंचे तो हमने देखा कि चाइनीज आर्मी न केवल वहां पे मौजूद थी, बल्कि वो वहां से वापस जाने से इनकार कर रही थी। और न केवल ये, उनका जो मूड था वो बड़ा खतरनाक सा लग रहा था कि ऐसे वो बातचीत ही नहीं चाहते, पीछे नहीं हटना चाहते, वो लड़ाई के लिए कोई जैसे मौका ढूंढता है तो उस तरह की बात थी। तो वहां पे भारतीय सेना आउट नंबर्ड थी 1:3, चाइनीज सेना वहां पे ज्यादा नंबर में थी। तो लड़ाई वहां पे शुरू हुई। फौरन हमने रीइंफोर्समेंट्स को बुलाया। रीइंफोर्समेंट्स जैसे बुलाए गए तो फिर वो बराबर की लड़ाई हुई। और इस बीच में हमारी तरफ से भी हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने लड़ाई की, चाइनीज की तरफ से भी लड़ाई हुई। और कुछ जो सेनानी हैं वो नदी में गिर गए, उनकी जो बॉडी है वो नदी में गिर गई। इस वजह से जब सुबह 7:30 बजे फोन आया डिवीजन हेडक्वार्टर्स में, तो चाइनीज को ये आशंका थी कि उनके कुछ जो सेनानी हैं वो गलवान नदी में गिर गए। ये वो इलाका है जहां पर गलवान नदी शोक नदी से मिलती है। शोक नदी को शोक कहा जाता है क्योंकि ये रिवर ऑफ डेथ, यहाँ का पानी बहुत उफान से चलता है, तो कारोबारी जब जाया करते थे वो कई बार बह जाते थे, इस वजह से इसको शोक कहा जाता है। तो यहाँ पर चाइनीज आ गए। अब सवाल यह है कि जब दिन भर मेजर जनरल्स की बातचीत, सुबह करीब 7:30 बजे से दिन भर मेजर जनरल्स की बातचीत चल रही थी कि लोगों का जो गुस्सा है उसको थोड़ा ठंडा किया जाए और डी एस्केलेट किया जाए। आप खुद फौज को कवर करती हैं श्वेता, आप जानती हैं किसी भी पलटन के लिए अगर उसका कमांडिंग ऑफिसर, जिसको कि वो पिता समान मानते हैं, उसकी डेथ हो जाती है तो वो कितना बड़ा क्रोध का विषय है। तो यहाँ पर जो सेना तैनात थी उनका खून खौल रहा था, और ऐसे में जो आला अधिकारी थे वो चाहते थे कि चीज़ें थोड़ी शांत हो। इस वक्त स्थिति बहुत ही गंभीर है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। 20 भारतीय सैनिकों की मौत, ये पुलवामा से, पठानकोट से कहीं बड़ी बात है। अब तक प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की कोशिश थी कि चीन से वार्ता के जरिए, डायलॉग के जरिए चीज़ों को डी एस्केलेट किया जाए, डिसंगेज किया जाए। लेकिन जिस तरह की करतूतें हम देख रहे हैं, उनसे लग रहा है कि चीन जो कह रहा है उसको वो कर नहीं रहा। और वही हमने आपको नक्शों के जरिए दिखाने की कोशिश की कि इस ITBP पोस्ट पर, और ये जो आर्मी का पोस्ट है, इस पर चाइना चाहता है कि वो डोमिनेट करे। इस वजह से उन्होंने अपने जो सेनानी हैं उनको, और न केवल सेनानी बल्कि आर्टिलरी और मोटर पोजीशंस को भी इस पहाड़ के ऊपर कर दिया, ताकि अगर भारत की कोई गाड़ी निकलती है, काफिला निकलता है, उस पर वो अटैक कर सकते हैं, खूबहू उसी तरीके से जैसे करगिल की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने किया हुआ। आपको याद होगा कि जो नेशनल हाईवे इंडिया का निकलता था उसके ऊपर जो पहाड़े थे वहां पर उन्होंने अपनी आर्टिलरी तैनात कर दी थी। जैसे ही उनको दिखता था दूर से, उनके ऑब्जर्वेशन पोस्ट से कि कोई भारत का कैवलकेड कॉन्वॉय आ रहा है, तो वो निशाना साध कर हमारे कॉन्वॉय को अटैक करने की कोशिश करते। वही कोशिश चीन ये कर रहा। और ये जो सड़क है वो इतनी अहम इस वजह से है कि ये लेह से निकलकर दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। दौलत बेग ओल्डी में हमारा एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, और साथ ही साथ इसके काफी नजदीक काराकोरम पास है, जिसकी बहुत स्ट्रेटेजिक अहमियत है। इसको सब सेक्टर नॉर्थ कहते हैं।
हैं। तो ये 323 किलोमीटर लंबी सड़क है, करीब 1.5 दशक लग गया भारत को बनाते बनाते, और चीन को इससे बड़ा पेट में दर्द है क्योंकि वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान की सड़क हो कि जैसी सड़क आती है आप बहुत स्पीड से डिप्लॉय कर सकते हैं, आप सैनिक भेज सकते हैं, आप हथियार भेज सकते हैं, बहुत स्पीड से आगे भेज सकते हैं। और ये वो इलाका है जो कि अभी भी अक्साई चीन का इलाका है जो भारत के कंट्रोल में, ज्यादातर अक्साई चीन के इलाके में तो चीन ने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन दौलत बेग ओल्डी वो इलाका है अक्साई चीन का जो अभी भी भारत के कंट्रोल में, इसलिए इसकी बहुत स्ट्रेटेजिक अहमियत है। अगर आप देखें कि शोक नदी के किनारे किनारे ये DSDBO रोड चलती है और यहाँ पर इस इलाके में कल रात को ये गतिरोध हुआ, ये वायलेंट लड़ाई हुई जिसमें कम से कम 20, और इस वजह से सेना ये कह रही है कि संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कुछ जो बॉडीज हैं वो अभी मिसिंग है, तो काउंट हो रहा है, हो सकता है कि वो बह के कहीं बच गए हो अगर ऐसा रहा, और हो सकता है कि कुछ की डेथ हो गई हो। और इसको हमें जो बताया जा रहा है अधिकारियों द्वारा बहुत ही सख्ती से लिया जा रहा है, किसी भी तरीके से सरकार इसको मानने को तैयार नहीं हो। श्वेता, आपने खुद देखा कि जिस तरीके से हमने पठानकोट के बाद उरी के बाद जवाब दिया पाकिस्तान को, कहीं ना कहीं सरकार की जो सोच है, उनकी जो नीयत है उससे साफ हो जाता है। और भारत चाहता था कि चूंकि पैंडेमिक है, चूंकि रिसेशन है, अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है, हेल्थ की स्थिति खराब है, इस वक्त पर इस तरह की नोकझोंक ना हो, इस तरह का टेंशन ना हो, लेकिन अब चीन ने हमला किया है तो भारत सरकार अभी तय कर रही है कि उनको इसका कैसे जवाब देना है। श्वेता, नहीं, और ये जरूरी भी है क्योंकि अगर हम 20 भारतीय सैनिकों की बात कर रहे हैं तो ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। वैसे अगर एक भी भारतीय सैनिक होता चीन के साथ इस तरह के गतिरोध के समय, अगर हमें इस तरह की चीज देखने के लिए मिलती कि चीन ने एक बातचीत के रास्ते से जो समाधान निकलना था उसे एक खूनी संघर्ष में बदल दिया है, तो हर भारतवासी चाहेगा कि भारत क्या जवाब देगा इसका। क्या भारतीय सेना अपने जवानों के खून का बदला इस समय नहीं लेना चाहेगी? क्या चीन के पास कोई दलील है? क्या वो बता सकता है कि इस तरह की चीज को क्यों अंजाम दिया गया? बहुत सारे सवाल आपके भी जहन में चल रहे होंगे। भारत में भी लगातार इसे लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। दरअसल जैसा राहुल भी बता रहे हैं, कोरोना की वजह से भी बहुत सारी बैठकें भारत में चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बात की, लेकिन उससे बढ़कर गृह मंत्री के साथ उनकी बैठक हुई, कई और विशेष मंत्री भी उसमें शामिल थे। जो कुछ ही देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। अब इसमें कोरोना पर चर्चा कितनी और कोरोना के जन्मदाता चीन पर चर्चा कितनी हुई है, ये भी जानना उतना ही जरूरी हो जाता है। जैसे ही उसकी डिटेल्स हमारे सामने निकल कर आएंगे, हम आपके सामने रखेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन इस समय पूरा देश ये जानना चाहता है, और यकीन मानिए क्योंकि उरी के हमले के बाद, आतंकी हमले के बाद जो सैनिक कैंप पर हुआ था, और इसके साथ ही उसके बाद जिस तरह का हमला पुलवामा में हुआ था, भारत ने हर बार जवाब दिया। ऐसा नहीं है कि कोई सोच नहीं है उस हिसाब से, लेकिन क्या लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल कुलकर्णी, 20 सैनिकों का बलिदान, चीन के साथ बातचीत के बीच इस तरह का खूनी संघर्ष, चीन बातचीत की आड़ में किस तरह की चीजें प्लान कर रहा था, ये कोई सोच नहीं सकता था। आज की तारीख में हिंदुस्तान के सामने आपके हिसाब से विकल्प क्या बचते हैं? तो बहुत ही दुखद, अभूतपूर्व, इस तरह की घटना का सोचना ही निंदनीय मैं कहूंगा कि ऐसे कैसे एक पड़ोसी देश जो अपने आप को पुरानी सभ्यता के लिए माना जाता है, जाना जाता है और अपने आप का प्रचार कर रहा है, इस तरह की घटना और इस तरह के उसके विचार और इस तरह के टोटली निंदनीय। मैं कहूंगा कि अब हमारे पास वक्त आ गया है, ऐसे ना हो कि सर के ऊपर से पानी बह जाए। अब इस तरह की बातचीत चल रही है, हम लोग वहां पर हैं ये देखने के लिए कि डी एस्केलेशन हो रहा है। डी एस्केलेशन तो छोड़िए, एस्केलेशन इतना अधिक, हम कह रहे गोली नहीं चली, गोली नहीं चली, 20 जाने चली गई। कितनी, मतलब हमें तो कहने में शब्द नहीं सोचे कि ऐसे हुआ, तो हुआ कैसे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीन है उसने देख लिया होगा, क्योंकि डी एस्केलेशन में उसके पास नफरी काफी ज्यादा होगी, और जब वो पीछे गया है, वापस आकर के अंधेरा हो रहा था, उसने अंधेरे के छाया में वापस आया, उन्होंने देखा कि ये जो छोटा सा पेट्रोल है इसको हम अब हावी होकर के कार्रवाई करते हैं। क्योंकि अब आप देखिएगा जैसे जैसे अंधेरा होता है टेम्परेचर -20 तक पहुंच जाते हैं, बिल्कुल ठंडा हो जाता है। और पानी जो है वो पानी तो ऊपर से नीचे आ रहा है, गलवान घाटी से पानी होते हुए शोक में जाके मिल रहा है, तो उसका जो बहाव है वो भी बहुत तेज है। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो इतने टाइम से मैं कहूंगा कि मैंने खुद 1999 में इस तरह की गुत्तम गुत्ता और धक्केबाजी देखी है, इन आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन, जब मैं अरुणाचल यांगसे के ऊपर होता था। तो जब ये कार्रवाई हम अब देख रहे हैं और देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके इस तरह की कार्रवाई हो रही है,
वाकई निंदनीय, इसमें कोई शक नहीं। बहुत दुखद कि मेरे अफसर, मेरे जवान, मेरा कमांडिंग ऑफिसर मारा गया। ये कैसे हो सकता है? आप समझ सकते हैं किस तरीके का जज्बा और किस तरीके के सारे जवान सोच होंगे कि इसका बदला लेना जरूरी है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं ये कार्रवाई हुई है और एक एबरेशन हुआ है, लोकल जो चाइनीज जवानों के गर्म दिमाग या उनके कमांडर ने गलत कार्रवाई की है तो ठीक है। ग्लोबल टाइम अब ये मानता है कि अगर हिंदुस्तान के 20 जवान गए तो उनके भी 43 के आसपास जवान मारे गए हैं। वो भी कह रहा है कि हमारे तरफ भी काफी नुकसान हुआ है। लेकिन इस तरह की गुत्तम गुत्ता वायलेंट एब्सोल्युटली और धक्का मारना, कोई भी चीज का इस्तेमाल करना, चाहे आपके पास डंडा है, क्रोबार है, आपके पास चेन है, आपके पास जनरल कुलकर्णी, इस बात से तो स्पष्ट हो रहा है कि हमारी एक छोटी टुकड़ी थी, हमारी एक पेट्रोलिंग पार्टी थी, उनकी तरफ से पूरी मौजूदगी थी सैनिकों की और इसीलिए उनकी संख्या ज्यादा। आप वाकई इसे एक एबरेशन मान रहे हैं या आपका सैनिक दिल ये कहता है कि नहीं, ये चीन ने प्री प्लान्ड किया है? ये ऐसे है, प्री प्लान नहीं। मुझे लगता है चीन जो है, जैसे एमईए ने भी स्टेटमेंट दिया है, ये उसके मर्जी का जो एलएसी है वो एलएसी है। ऐसे थोड़ी होता है। वो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हम 14 बोल रहे हैं। क्या 14 बोल रहे हैं? पेट्रोल पॉइंट 14, पेट्रोल पॉइंट 15, पेट्रोल पॉइंट 16, 10, 11, 12, 17, 17 अल्फा। ये क्या है? पेट्रोल पॉइंट है। वहां पे फौज नहीं है, ना उनकी ना हमारी। अगर उनकी फौज उस पेट्रोल पॉइंट के पीछे बैठी है और हम लोग जाकर के देख रहे हैं, यकीन कर रहे हैं कि अगर जून 6 की जो वार्तालाप हुआ है, दोनों कमांडरों के बीच में बातचीत हुई है, डी एस्केलेशन का माना गया है। इधर स्टेटमेंट्स आर्मी दे रही है कि डी एस्केलेशन हो रहा है और आप देखते हैं डी एस्केलेशन क्या, मध्य रात्रि तक तो गुत्थम गुत्ता होकर के हमारे जवान मारे जा रहे हैं। उनके भी जवान मारे जाएंगे। ऑफ कोर्स ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे मरेगा, लेकिन ये कार्रवाई जो है ये अभूतपूर्व। इस तरह की कार्रवाई कम से कम चीन जो अपने आप को एक बड़ा मैं कहूँगा पुरानी सभ्यता, ये तो बिल्कुल ही हैवानी जिसके बोलते हैं उस तरह की कार्रवाई है। अगर आपको किसी से कोई लेना देना है, आप यू कांट टेक लॉ इन योर ओन हैंड। जवान है वो, चाहे वो पीएलए का है चाहे किसी का, यू कांट टेक लॉ इन योर हैंड। तो एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल्स हैं, उस प्रोटोकॉल के मुताबिक आज तक बैनर ड्रिल्स होते थे, उसके बाद वो वापस जाते थे। कोई दिक्कत आती है, बीपीएम होता है, बीपीएम में बातचीत होती है। बीपीएम में अगर बातचीत नहीं सुलझी, डिप्लोमेटिक लेवल में बातचीत होती है। अभी आप देखते हैं कि 2017 में जब डोकलम हुआ, जब बातचीत हुई, डिसंगेज हुआ, क्या हुआ 2018 में जब वुहान के जब टॉक्स हुए, उसमें दोनों देशों ने माना कि इस तरह के गुत्तम गुत्ता ठीक नहीं है, इस तरह का फेस ऑफ ठीक नहीं है। हम लोग एक एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल, अच्छे दो पड़ोसी होने के नाते अपने आप को एक अच्छी तरीके से व्यवहार करेंगे। ये कौन सा व्यवहार है? चीन आज की तारीख में मुझे लगता है, लेकिन इस पूरे मामले में जनरल कुलकर्णी यही लग रहा था कि शायद वो बातें भारत बोल रहा था और मीन कर रहा था, लेकिन चीन सिर्फ बोल रहा था, उसके लिए उन शब्दों के कोई मायने नहीं थे। नहीं तो इस तरह की गतिविधि, इस तरह की घटना जब भारत और चीन के बीच शांति बहाली की कोशिशें हो रही थी चीन के सैनिकों की तरफ से कर देना, भारत के 20 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी है। हिंदुस्तान को एक सीधी रणनीति सोचनी होगी कि चीन ही सही, ये पाकिस्तान न सही, चीन ही सही जिसके साथ हमारा लंबा समझौता चला है, जिसके साथ हमने शांति रखी है इतने दिनों तक, लेकिन वो अब समझ ले, जान ले, दोबारा बासठ दोहराने की हिम्मत न करेगी।